Today we have with us Dr. Hemant Bhai Goyal from Jaipur, Rajasthan. He is a disability rights advocate और वो पिछले 15 साल से डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं. ही इज अ वन मैन आर्मी. जैसे कहते हैं ना, एक लोग पूरी संस्था चलाते हैं या एक आदमी पूरी संस्था चलाता है, वैसे ही हेमंत भाई जो है वो पिछले कई सालों से दिव्यांग लोगों के लिए अकेले काम कर रहे हैं. 100 से ज्यादा फैमिलीज को उन्होंने मदद की है और निःशुल्क मदद की है. मदद तो सभी करते हैं, लेकिन निःशुल्क मदद करना भी एक अलग चीज होती है. वो हेमंत भाई ने किया है. उन्हें गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. और सिर्फ यही एक पुरस्कार नहीं, लेकिन ऐसे कई अनेक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नामांकन हुआ है. तो आज ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ शो पे है. सो लेट्स गेट इन टॉक विद हेमंत भाई. वेलकम टू द शो सर. नमस्कार. तो सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए यही है कि सर, आप डिसेबल्ड लोगों के लिए जो काम करते हैं वो किस प्रकार करते हैं और आपने किस प्रकार से ये शुरुआत की थी? देखिए, आज से करीब 24-25 साल पहले मैंने इस काम की शुरुआत की. और काम की शुरुआत करने के पीछे मकसद ये था कि मेरा खुद का बेटा शशांक, जिनकी अभी उम्र 30 साल है, वो बचपन से दिव्यांग थे. तो मुझे लगा कि मुझे इस वर्ग के काम के लिए कुछ काम करना चाहिए. और अगर मैं ये कहूं कि ये काम मुझसे करवाया जा रहा है, मैं एक कठपुतली हूं. मैं इस आध्यात्म में भी विश्वास करता हूं, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया, मुझे नहीं कोई जानकारी थी. कोई मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, मुझे कोई एक्ट की जानकारी नहीं थी. लेकिन पता नहीं कहां से एक जज्बा पैदा हुआ कि मुझे इस वर्ग के लिए काम शुरू करना चाहिए. और उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया, तब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वर्ग के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उपेक्षित और बहुत ही कहना चाहिए कि दोयम जिंदगी जीने वाला ये वर्ग था, जिसके लिए मैंने ये काम शुरू किया. जी. तो सर, आपने काम कब शुरू किया, मतलब कौन से साल में, और आपने पहले कौन से स्टेप्स लिए, क्या कैसे शुरुआत कैसे की आपने? देखिए, मैंने सबसे पहले एक पाक्षिक समाचार पत्र की शुरुआत करी. क्योंकि पाक्षिक समाचार पत्र की कोई समाज में या कोई बहुत ज्यादा कोई बकत नहीं होती है, क्योंकि उसको कोई बहुत अच्छी नजरों से लोग नहीं देखते हैं. लेकिन मैंने मेरे समाचार पत्र की टैगलाइन भी ये रखी कि छोटा अखबार बड़ा उद्देश्य. क्योंकि मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा था. मैं चाहता था कि एक समाचार पत्र के माध्यम से मैं इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाऊं और इनकी समस्याओं का समाधान कुछ करवा पाऊं. तो एक पाक्षिक समाचार पत्र से मैंने शुरुआत करी. और पहले दिन ही ईश्वर की ये कृपा रही कि मैंने संकल्प लिया कि मुझे दिव्यांग व्यक्तियों से किसी भी तरह से कोई शुल्क नहीं लेना, कोई डोनेशन नहीं लेना. मुझे इनसे किसी भी तरह की बड़ी छोटी सेवा के बदले किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेना है. और मैं आज तक उस संकल्प पे कायम हूं. तो मैंने समाचार पत्र के माध्यम से शुरुआत करी थी. और उसी टाइम मेरे पास एक ये शिकायत मुझे मिली थी कि कोई दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस की एडमिशन में दिक्कत आ रही थी, और उस समय कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पा रहा था. तो मुझे लगा कि नहीं, एमबीबीएस में भी दिव्यांग लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. तो मैंने कहा कि एमबीबीएस ही क्यों, जितने भी जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे नॉन एकेडमिक है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे सरकारी है, चाहे गैर सरकारी है, सभी में इनको रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए. तो मैंने एक अभियान चलाया. और उस समय के जो राजस्थान विधानसभा के एमएलए थे, चाहे वो पक्ष के चाहे वो विपक्ष के, करीब 24-25 एमएलए से साइन करवा के ज्ञापन मैंने उस समय के सीएम साहब को दिया, जो आज भी राजस्थान के सीएम है, माननीय अशोक गहलोत जी. और जैसे ही मैंने पत्र दिया, आप ताज्जुब करेंगे कि उसके 2 महीने बाद ही राजस्थान में ये नियम लागू हो गया कि जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें एडमिशन में दिव्यांग व्यक्तियों को 3% का रिजर्वेशन मिलेगा. तो वहां से एक ये मेरी सबसे बड़ी, और कहना चाहिए कि ओपनिंग ही मेरी इतनी धांसू हुई, इतनी अच्छी शुरुआत मेरी हुई कि मुझे पहले बार में ही सफलता मिली. ये मेरी शुरुआत थी. और उसके साथ ही उसके साथ ही एक व्हीलचेयर यूजर एक लेडी थी, मीनू सिकंद. वो कनाडा से जयपुर में घूमने आई. तो उनको जो जयपुर में एक फेमस बिरला टेम्पल है, वहां पर उनको जाके दर्शन करने थे. क्योंकि वो व्हीलचेयर पर थी,
तो वो ये चाहती थी कि मैं भगवान के अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन करूं नजदीक से। लेकिन मंदिर प्रशासन ने उसको इसलिए अनुमति नहीं दी कि चूंकि व्हील चेयर की जो व्हील होते हैं वो टायर के होते हैं, और इससे मंदिर की पवित्रता भंग हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 22 साल पहले समाज में क्या सोच थी, कितनी विकृत सोच थी कि जबकि तो दिव्यांग व्यक्ति को तो भगवान के नजदीक से ज्यादा दर्शन करने की आवश्यकता है, उनको तो और ज्यादा ब्लेसिंग की आवश्यकता है, तो उनको दर्शन करने से मंदिर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और ये फिर नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ी ह्यूमन स्टोरी अखबार में छपी, तो मैंने पढ़ा, मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि जब भी मुझे लगा मेरे बेटे के साथ भी ये हो सकता है। तो मैं अखबार के ऑफिस में मैंने फोन किया, सुबह 11 बजे जब ऑफिस खुल गया, मैंने पूछा कि ये लेडी कहाँ ठहरी हुई है, किस होटल में है। उस होटल का पता लेके मैं होटल पहुंचा, और मैंने बड़ी ताकत के साथ और बड़े विश्वास के साथ उनको कहा कि नहीं, मैं आपको मंदिर के भगवान के आप जैसे चाहेंगे वैसे दर्शन करवाऊंगा। और आप यकीन मानिए कि उस टाइम तक मुझे कोई कानून की जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था मैंने किस शक्ति किससे प्रेरित होकर ये उनको कह दिया। और मैंने सीधा कलेक्टर साहब को फोन किया, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, सीधा लैंडलाइन होते थे। तो मैंने कहा कि मैं कलेक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, और मैंने उनको कहा कलेक्टर साहब को कि साहब ये इस तरह का वाकया हुआ, आज पेपर में भी आई है, आपने पढ़ी होगी, ये तो बहुत गलत है। क्या मैसेज लेकर वो कनाडा जाएगी कि भारत में हम दिव्यांग लोग दर्शन भी नहीं कर सकते मंदिर में अंदर जाके। तो उनका कि नहीं हेमंत जी, ये तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने एक तहसीलदार जी को इस काम के लिए डेप्यूट किया कि आप हेमंत जी के साथ मिलकर और उन महिला को मंदिर में जैसे वो चाहती हैं गर्भगृह में जाके और दर्शन करवाएंगे, और वो दर्शन कर पाई। तो ये मेरी वहां से शुरुआत थी। और शुरुआत में, चूंकि मैंने आपको बताया कानून की जानकारी नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमको कानून की जानकारी होने लगी। तो हमने उसके बाद तो एक अभियान चला दिया कि अब जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, धार्मिक स्थल हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सब जगह बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनको रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए। और इस पर हमने बहुत बड़े स्तर पर राजस्थान में काम किया जी। तो सर फिर आपने जब शुरुआत की, जैसे आपने कहा कि पब्लिक प्लेसेस है या कहीं पे भी अगर दिव्यांग लोगों को जाना चाहिए, अगर जाना चाहते हैं तो उनको एक्सेस मिलना चाहिए, उनको जाने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, तो आपको सक्सेस मिला वो काम में? क्या लगता है, मतलब आज जब आप पीछे देखते हो तो आपको क्या लगता है, कितने परसेंटेज में आप कहेंगे कि आप सफल हुए हैं? नहीं, सक्सेस मिला। एक्चुअली हमने 2004 में एक PIL हाईकोर्ट में दायर की कि चूंकि उस समय हमें एक्ट की जानकारी हो गई, तो हमने कहा कि जो PWD एक्ट है 1995 का, उसका सेक्शन 46 हमको सपोर्ट करता है इस बात के लिए, इस इशू के लिए। तो हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया राजस्थान सरकार को। तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये एफिडेविट दिया गया कि अब फ्यूचर में जो भी बिल्डिंग बनेगी, उन बिल्डिंग्स में हम इन सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। तो ये तो हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास हो गया। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि ये लड़ाई तो अधूरी है, जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भी उनको एक्सेस होना चाहिए दिव्यांगजनों को। उसके लिए हमने जो एक विशेष न्यायालय होता है, हर एक स्टेट में डिसेबिलिटी कोर्ट होता है, उस कोर्ट के थ्रू जो जितने भी बड़े ऑफिसेज थे, मंदिर थे, उन सबको नोटिस दिलवाए, और नोटिस दिलवा के फिर वहां पर हमने ये काम किया। लेकिन हुआ क्या कि जो मंदिरों ने बड़ी खाना पूर्ति कर दी, सिनेमा हॉल्स ने भी खाना पूर्ति की, उन्होंने कोर्ट के डर की वजह से रैंप्स को गलत बना दिया, तो वो ऑडिट उस समय हो नहीं पाई। उसके बाद जब धीरे धीरे हमको पता लगा कि अभी ये भी कोर्ट में खाना पूर्ति कर चुके हैं, तो फिर से हमने इस पर एक अभियान चलाया, और अभी कुछ मंदिरों को भी हमने टारगेट बना के वहां पर हमने लिफ्ट भी लगवाई, वहां पुराने रैंप्स को तोड़वा के नए रैंप्स भी बनवाए, और काफी हमको सफलता मिली। कई सारे ऑफिसेज में रैंप हमने बनवा दिए, और अब जो नए ऑफिस जो बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स जो बनती हैं, उनमें तो रैंप होते ही होते हैं। सर आपने PWD एक्ट मेंशन किया, तो ये एक्ट क्या है और सेक्शन 46 क्या है उसका? देखिए, पहले 1995 में PWD एक्ट बना था। उस टाइम तो सेक्शन 46 ये था कि जो पब्लिक प्लेसेज होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, वहां पर दिव्यांगजनों को बाधा रहित आवागमन की दृष्टि से रैंप्स होने चाहिए, जरूरत हो तो लिफ्ट भी होनी चाहिए, स्पेशल टॉयलेट्स होने चाहिए, स्पेशल पार्किंग होनी चाहिए। अब उसके बाद तो 2016 का एक्ट आ गया, उसमें भी इस तरह के प्रोविजंस हैं। तो जो एक्ट है, वो एक्ट इनको बहुत सारे अधिकार
देता है और अधिकार इस तरह के देता है कि दिव्यांग जनों को समाज में समान अवसर मिलने चाहिए, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए, और एक जो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जो कर सकता है और जो अवसर और अधिकार उसको हैं, वो सारे अधिकार इनको भी प्राप्त हैं। तो दिव्यांगता को लेके इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये एक्ट की मंशा है और एक्ट में इस तरह की शक्तियां दिव्यांगजनों को अधिकार मिले हुए हैं। अच्छा, तो सर फिर मतलब अभी आपने जैसे कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने न्यू जो भी पब्लिक प्लेसेस बनेंगे या बिल्डिंग्स बनेंगे वहां पे दिव्यांग के लिए कुछ एक्सेस रहेगा, तो सर आपको ये नहीं लगता कि पूरे इंडिया में ये होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील होना चाहिए? आपने किया है सुप्रीम कोर्ट में अपील? देखिए ये सही है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में ये होना चाहिए, और इसी मंशा को लेके भारत सरकार ने इसको फ्लैगशिप स्कीम भी बनाया, सुगम्य भारत अभियान। उसके तहत तो सरकार बाकायदा इसके लिए बजट जारी करती है, और इसके प्रथम चरण में हर एक स्टेट में करीब 100 बिल्डिंग्स को सरकार ने सेलेक्ट किया, जहां पर सारी सुविधाएं सरकार ने वहां पर विकसित करवाई। तो सरकार इसके लिए निश्चित रूप से पूरे देश में काम कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार तो जितना काम कर सकती है उतना कर सकती है। हम सभी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, और हर एक स्टेट में काम हो भी रहा है। हर एक स्टेट के जो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में भी काफी काम हुआ है, जो संतोषजनक भी कहा जा सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो सर फिर ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उससे सच में कुछ बेनिफिट हुआ है दिव्यांग लोगों को, या हो रहा है, या सिर्फ एक्ट एक पेपर पे ही है और प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अकेला एक्ट कुछ नहीं कर सकता। एक्ट बनता है, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो हमारी सहूलियत के लिए बनते हैं, लेकिन जब तक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्ट बनाने वाले भी सोसाइटी के एक हिस्सा हैं, एक्ट को लागू करने वाले भी सोसाइटी के ही पार्ट हैं, और जिनके लिए एक्ट बना है वो भी सोसाइटी के ही पार्ट हैं। तो सब लोग मिलके ही एक्ट को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है, कि अभी भी सोसाइटी में और सरकार में भी दिव्यांगजनों को अभी भी चैरिटी मोड में रखा जाता है कि देखिए इनको समान अवसर अधिकार कैसे मिल पाएंगे, ये घर से कैसे निकल पाएंगे, ये सिनेमा हॉल कैसे जा पाएंगे, ये कॉलेज कैसे जा पाएंगे। तो ये जो अभी भी उनके लिए एक शंका है, जो हमारी अभी हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर इनको हम समान अवसर प्रदान करें, इनको अगर हम अधिकारों से वंचित नहीं करें, इनको अगर हम बाधा रहित वातावरण प्रदान करें, तो ये विकलांग और अपाहिज से दिव्यांग हो सकते हैं। मोदी जी ने नाम दिया कि ये दिव्यांग हैं, निश्चित रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग ये जब बन पाएंगे जब हम इनको इनकी विकलांगता से संघर्ष करने के लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, वहां रैंप नहीं है, और कोई दिव्यांग वहां पर जाना चाहता है, या मंदिर है या कोई भी पब्लिक प्लेस है, अब अगर वो वहां पर रैंप नहीं बनेगा तो वो नहीं जा पाएगा ना, तो उसको वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया ना, तो वो तो रह जाएगा बिल्डिंग के नीचे, अंदर नहीं जा पाएगा, अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अपाहिज माना जाएगा ना, क्या रे क्या ये तो अंदर जा ही नहीं सकता। अरे देखिए, हमारा ज्ञान किसी का कंप्लीट नहीं है, कोई मानसिक दृष्टि से कमजोर है, कोई किसी तरह से कमजोर है, किसी की आईक्यू कम है, तो संपूर्ण तरह से सक्षम तो कोई नहीं है ना। कोई 10% सक्षम नहीं है, कोई 80% सक्षम नहीं है, कोई 50% सक्षम नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब दिव्यांग तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल अपाहिज ही हैं। हम अपाहिज उनको नहीं मान सकते, हमारी सुविधाएं, हमारा सिस्टम अपाहिज हम मान सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम और सुविधाएं और जब सोसाइटी कुछ नहीं कर पाती है, तब हम लोग मेन स्ट्रीमिंग हमारी लोगों की नहीं हो पाती है, ये मैं मान के चलता हूँ। सही कहा सर आपने, मतलब सोच अपाहिज होती है, सिर्फ एक फिजिकल पार्ट ना होने की वजह से आप दिव्यांग नहीं कहलाते हो, आपकी सोच को भी आपको बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अभी आप इतने दिव्यांग लोगों से मिलते हो, तो फिर उनका क्या कहना है, मतलब उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सर? देखिए, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं
ये भी बात बिल्कुल मैटर करती है, और हमें उनको क्या देना चाहिए ये भी मैटर करता है। क्योंकि जब तक हम उनको रोजगार से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि समाज में मेन स्ट्रीमिंग राष्ट्र की मुख्यधारा से तब जोड़ पाएंगे तब वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, और आर्थिक रूप से हमको सक्षम करना है तो हमें उनको रोजगार देना होगा। मैंने इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स के लिए सरकार से गुहार मैं करता रहता हूं, और करी है, और उसमें सफलता भी मिली है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग हैं, उनके सामने चूंकि रोजगारी की समस्या है, अशिक्षा की मार भी वो झेल रहे हैं, तो हमने कहा कि जो नरेगा एक योजना है भारत सरकार की, नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से अमृत के समान है, और बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा में दिव्यांग लोगों को हमने रोजगार देने के लिए मांग की। चूंकि सरकार कहती कि हमें दिव्यांगों को रोजगार देने में मना कहाँ है, मना तो नहीं है, लेकिन चूंकि जो रोजगार उनको देते हैं वो ग्राम सेक्रेटरी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि दिव्यांगों को इतने अधिकार मिल चुके हैं। वो कहते हैं अरे ये तो विकलांग है, आप रोजगार कैसे करेंगे, आप वहां पर नरेगा में काम कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि इसमें आपको रिजर्वेशन करना चाहिए, 5% रिजर्वेशन करना चाहिए, ताकि हर ग्राम सेक्रेटरी इस बात के लिए बाध्य हो जाए कि कोई दिव्यांग हमसे रोजगार मांगने आए तो उसको हमें रोजगार देना होगा। एक तो ये। दूसरा, हमने कहा कि सरकारी नौकरियों में अवसर बहुत सीमित हैं, इतने रोजगार के अवसर सरकार में नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इनको रोजगार मिलना चाहिए। और चूंकि अभी प्राइवेट सेक्टर में एक्ट के अनुसार इनको रिजर्वेशन नहीं है, तो हमने कहा कि उसमें भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब अगर ये बात आती है कि साहब प्राइवेट सेक्टर के लोग कहेंगे कि साहब हम दिव्यांगों को रोजगार क्यों दें, क्योंकि ये इतना स्किल डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाया है, ये हमको स्किल्ड लोग मिलने में हमको दिक्कत होगी, हमारी सुविधाएं प्रभावित होंगी, हमारा रोजगार प्रभावित होगा। तो उसके लिए भी हमने ये कहा कि आप जितनी भी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनमें भी इनको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें, ताकि जब इनका स्किल डेवलपमेंट होगा तो प्राइवेट सेक्टर के लोग इनको आगे चल के रोजगार के लिए कहेंगे कि आप आइए। क्योंकि इनको रोजगार देने का मतलब ये है कि ये चूंकि ज्यादा सामान्य से ज्यादा कहीं सिंसियर होते हैं, एक जगह बैठ के काम कर सकते हैं, बार बार भाग कर नहीं जाएंगे, तो इनको रोजगार इस तरह से भी दिया जा सकता है। और राजस्थान में हमने जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है स्टेट फंडिंग, उनमें इनको 5% सीट्स का रिजर्वेशन भी करवाया, और डिसेबिलिटी कोर्ट से हमने ये भी ऑर्डर जारी करवाया कि इनको 5% का रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में मिलना चाहिए। तो इस दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि जब तक इनको हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाएंगे ना, इनके लिए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो सर आपका मोटो यही है कि आपको दिव्यांग लोगों को आर्थिक रूप से भी सक्षम करना है, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना है, उसके अलावा आपका मोटो है कुछ और, मतलब कुछ और आप करना चाहते हैं दिव्यांग लोगों के लिए खास करके? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, रोजगार अपनी जगह है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनको जो सत्ता और राजनीति है उसमें भी इनको अधिकार मिलना चाहिए। आजादी से आजादी मिलने के 75 साल हमको हो गए, और संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, चाहे वो नौकरियों में की गई और चाहे विधायिका में की गई, एमएलए एमपी के चुनावों में की गई, वो जिन पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, उसमें संविधान की मंशा ये थी, संविधान निर्माताओं की मंशा ये थी कि कैसे पिछड़ों को अगड़ों के बराबर पंक्ति में लाया जा सके, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया था। तो हमने कहा कि दिव्यांग लोग भी उनसे कहीं ज्यादा पिछड़े हैं, हम उनमें जातिगत दृष्टि से नहीं देखें, हर एक जाति में जो दिव्यांग है वो मिलते हैं। दिव्यांग कोई भी हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, तो उसमें कहीं जातिगत प्रश्न नहीं आता। तो हमने कहा कि सत्ता राजनीति में जब तक उनको अवसर नहीं मिलेंगे, जब तक वो लोकसभा विधानसभा में नहीं बैठेंगे, लोकल बॉडीज में नहीं बैठेंगे, क्योंकि कानून वहां से बनता है, योजनाएं वहां से पारित होती हैं, तो तब तक उनका उतना एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा, सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा, सबलीकरण नहीं हो पाएगा, अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे जब तक उनको वहां पर भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए हमने कोशिश ये करी कि राजस्थान में हमने ये एक कानून बनवा दिया कि जो जितने भी राजस्थान में शहरी निकाय हैं, राजस्थान में वर्तमान में करीब 213 शहरी निकाय हैं, और हर एक शहरी निकाय में एक दिव्यांग व्यक्ति को पार्षद के रूप में सरकार ने मनोनीत करने का एक कानून पास कर दिया, कानून बना दिया। और यहाँ पर आप मान के चलिए 213 दिव्यांग व्यक्ति पार्षद बन गए,
अब जब वो नगर पालिकाओं में पार्षद बनकर बैठेंगे तो बहुत सारी पेंशन की स्कीम्स हैं, स्वरोजगार की स्कीम्स हैं, रैंप का मामला है, विकलांगता प्रमाण पत्र के मामले हैं। वहां पर पार्षद अपने शहर की दिव्यांगजनों की मदद कर पाएगा, अपनी बात शहर की नगर पालिका में उठा पाएगा। और जो बजट पारित होता है, अभी तक जो दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए बजट की शून्यता रहती है, बजट का अभाव रहता है, वो बजट भी उनके लिए एलोकेट करवा पाएगा। तो ये हमने एक काम किया जो देश में कहीं पे भी इस तरह का काम अभी तक नहीं हो पाया। अब हमने कहा कि आपने शहरी निकाय में तो इनको सत्ता में भागीदारी दे दी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगों का क्या? उनको भी इसमें सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निकाय हैं, यानी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहां पर भी एक-एक दिव्यांग को सदस्य के तौर पे मनोनीत सरकार को करना चाहिए। तो इस पर भी सरकार विचार कर रही है। और अगर ये हुआ तो आप मान के चलिए कि राजस्थान में करीब 11,000 दिव्यांग व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र के निकायों में सत्ता में भागीदारी मिल पाएगी। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 11,000 लोग भले ही स्थानीय स्तर पर सत्ता में भागीदारी मिली, लेकिन उनको मिल तो पाएगी। और एक कदम आगे और बढ़ पाएंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि एमएलए, एमपी और राज्यसभा में भी हमारे लोग बैठने चाहिए। जी, हमने कोशिश की है। बढ़िया सर, मतलब आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सर दिव्यांग लोगों के लिए। मतलब राजस्थान में तो आपने मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल का काम किया। अभी उम्मीद है सर आपके पूरे इंडिया में भी आपका प्रभाव दिखे जल्दी ही। राजस्थान में तो आपने दिखा दिया, लेकिन पूरे इंडिया में भी हमें जल्दी ये सब देखने मिले, ऐसी अपेक्षा रखते हैं नहीं, सर। मैंने ये जो नरेगा का मामला जो है और जो लोकल बॉडीज में नॉमिनेशन का जो मामला, वो मैंने नेशनल लेवल पे उठाया। मैंने जो सीसीपीडी कोर्ट होती है, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी कोर्ट, उनको कहा है, केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हम हर एक स्टेट में अलग अलग लड़ाई लड़ें, इसके बजाय इस पर सेंट्रल पॉलिसी बननी चाहिए, वो केंद्रीय नीति बने और वो राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आपके यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के निकायों में इनको मनोनीत करने का अधिकार मिले। और उसके लिए सीसीपीडी ने और जो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर एक स्टेट के सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है कि आपके यहाँ पर दिव्यांगजनों को निकायों में मनोनीत करने के लिए अधिकार बनाने के लिए इस दिशा में काम किया जाए। और उसी तरह से नरेगा, चूंकि केंद्र सरकार की ये स्कीम है, तो उसमें भी हमने पूरे देश में नरेगा को दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए पत्र लिखा है और उस दिशा में काम हो रहा है। अच्छा सर, तो सर फिर अभी आप हमारे शो के माध्यम के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं हर एक प्लेटफॉर्म जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं एक ही बात कहता हूं कि अब आप दिव्यांगों को चैरिटी मोड से निकाल दीजिए। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, तमाम लोग जो हैं, और और मैं उनको गलत इसलिए नहीं मानता कि हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे लिए हमारे अंदर करुणा संवेदनशीलता का भाव हमेशा रहता है। हम जब भी किसी दुखी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, किसी दिव्यांग को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए और मदद करते हैं। तो हम उनको कहते हैं, सब ट्राईसाइकिल दिला देते हैं, व्हील चेयर दिलाते हैं, सहायक उपकरण दिलवाते हैं। मैंने कहा ये सब आप बांटना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर नहीं बांटनी, आप इनको रोजगार के अवसर बांटिए। हर एक जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे सरकारी लोग हैं, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग हैं, वो कोशिश करें कि इनको रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके, इनको स्किल डेवलपमेंट की स्कीम से कैसे जोड़ा जा सके, ताकि खुद ये आर्थिक रूप से सक्षम हो और खुद ये ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर खरीद सके। क्योंकि हमें इनको और अपाहिज नहीं बनाना, हमें इनको सक्षम बनाना है। और सक्षम हम जब भी बना पाएंगे, तब इनको हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। ये मेरा सभी से संदेश है। वो उनको चैरिटी मोड से निकाल के उनको एम्पावरमेंट मोड पर लाने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया मैसेज सर ने कन्वे किया है कि हमारा ना एक जरिया होता है लोगों को देखने का। तो जब भी हम डिसेबल्ड या दिव्यांग व्यक्ति को देखते हैं तो चैरिटी की भावना जो मन में आती है, उसी भावना को बदल कर हमें ये देखना है कि हम उन्हें एम्पावर कैसे करें, सक्षम कैसे बनाएं। आप उन्हें पैसे देने के बजाय या एक ट्राईसाइकिल देने के बजाय अगर आप उन्हें काम दिला सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए वो लाइफ लॉन्ग का इनकम सोर्स बन सकता है। शॉर्ट टर्म का नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको सोचना है। यही हेमंत सर का मैसेज है हम सबके लिए। सो
सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग डाउन टू आवर शो। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो हमारा आज का जो शो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपका मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे हो। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर शो। अगर शो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू हेमंत सर। थैंक यू, थैंक यू।